Hello, once again welcome to all of you in CSC रुपेश सर। आज मैं आप लोग को बीकॉम सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए एक नया अध्याय नया चैप्टर पर डिस्कस करने वाला हूँ, उसके विषय में समझाने वाला हूँ जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रांच अकाउंट है क्या। ठीक है, इसका कुछ डेफिनेशन भी लिखा गया, कुछ मीनिंग लिखा गया है। पहले इस पर मीनिंग पर हम डिस्कस करते हैं और फिर इसके विषय में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे इस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ब्रांच अकाउंट जो व्यापारी अपने माल को विभिन्न स्थानों पर बेचने के लिए देश के अंदर तथा देश के बाहर, देखिएगा, देश के अंदर मतलब इंलैंड ब्रांच, देश के बाहर मतलब फॉरेन ब्रांच, अपने दफ्तर यानी ऑफिस सेवाएं खोलते हैं, उसे हम शाखा या ब्रांच अकाउंट कहते हैं। यानी कि अगर हम बिजनेस एक स्थान पर कर रहे हैं और अपने माल को बेचने के लिए देश के विभिन्न भागों में या देश के बाहर भी ऑफिस खोलते हैं तो उसे हम ब्रांच कहते हैं। जो शाखाएं देश के अंदर खोले जाते हैं उसे देशी शाखाएं और देश के जो बाहर खोला जाता है वो फॉरेन ब्रांच कहलाते हैं। इन शाखाओं का, इन ब्रांच का सारा माल मुख्य कार्यालय से जो हेड ऑफिस होगा वहाँ से भेजा जाता है तथा शाखा यानी ब्रांच इस माल का विक्रय कर देती है। यानी हेड ऑफिस क्या करता है कि अपने माल को भेजता है ब्रांच को और ब्रांच उसे बेच देती है। ठीक है, अतः मुख्य शाखा में कितनी भी शाखाएं हो सकती है। अगर मान लीजिए हेड ऑफिस यहाँ है तो कितना भी ब्रांच ओपन कर सकते हैं देश या विदेश के डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट प्लेसेस पर। ओके, शाखाओं का जो भी व्यय या खर्च या एक्सपेंडिचर होता है वो मुख्य कार्यालय द्वारा व्यय कर दिए जाते हैं। यानी कि जो ब्रांचेस का एक्सपेंडिचर होता है वो सारा किसके द्वारा वहन किए जाते हैं? मुख्य कार्यालय द्वारा। प्रत्येक शाखा में क्या लाभ तथा हानि अर्जित होता है, कोई ब्रांच में लाभ हो रहा है या हानि होता है, इसे जानने के लिए मुख्य कार्यालय सभी शाखाओं का अलग अलग शाखा खाता खोलती है, अकाउंट खोलती है, यानी कि लेजर ओपन कर दे सबका अलग अलग। ब्रांच अकाउंट खोलने से मुख्य कार्यालय का शाखा का लाभ हानि ज्ञात तो होता ही, साथ ही शाखा का नियंत्रण भी रखा जाता है। यानी ब्रांच अकाउंट ओपन करेंगे, उसका सारा लेजर आप बनाएंगे तो आप उस पर कंट्रोल भी किए रहेंगे। मुख्य कार्यालय को यह भी ज्ञात है कि शाखा की आर्थिक स्थिति क्या है, उसे कब माल एवं वित्त यानी फाइनेंस की आवश्यकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही मुख्य कार्यालय समय समय पर आवश्यक सुझाव और निर्देश देने में सक्षम होती है। चलिए वास्तविकता इसमें बताते हैं। सपोज कीजिए तो हम यहाँ रांची प्लेस है, यहाँ मेरा हेड ऑफिस है, यहाँ हम किसी भी वस्तु का फैक्ट्री या व्यापार करते हैं। सपोज कीजिए कोई भी प्रोडक्ट है तो हम रांची में, यहाँ पर मेरे हेड ऑफिस है, यहाँ हम प्रोडक्शन करते हैं या फिर इसका हम व्यापार करते हैं। तो हम चाहेंगे कि भाई मेरा जो गुड्स है, मेरा जो माल है वो सारे देश सब जगह बिके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, रांची वाले जो में है हेड ऑफिस जो है वो क्या करता है कि देश के विभिन्न, पटना में, रायपुर में, देखिए सारा है ना, दिल्ली में, नागपुर में, कोई इलाहाबाद ले लीजिए, और भी डिफरेंट जगह पर देश के अंदर बहुत सारे ब्रांचेज क्या किया, ये
कि यहाँ पर रायपुर में एक ऑफिस खोल लिया, यहाँ पर मैनेजर नियुक्त कर दिए। हर देश के और नागपुर, पटना, इलाहाबाद वगैरह वगैरह जगहों पर सारी जगह हेड ऑफिस के द्वारा क्या क्या कि ब्रांच ओपन कर दिया गया, ऑफिस खोल दिया गया। वहाँ पर एक मैनेजर और अन्य स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई और रांची से सब जगह माल भेजा गया। ठीक है, हेड ऑफिस कौन है? रांची। और ये सब क्या कहलाएंगे? ब्रांचेज। तो क्या बोलते हैं लोग? नागपुर ब्रांच अकाउंट, पटना ब्रांच अकाउंट, रायपुर ब्रांच, जगह के नाम पहले लगा देंगे और ब्रांच अकाउंट उसको संबोधित करेंगे। जहाँ भी ब्रांचेस स्थान पर ब्रांच खोलेंगे उस पहले स्थान के नाम, जैसे रायपुर में खोले तो रायपुर ब्रांच अकाउंट, पटना में खोले तो पटना ब्रांच अकाउंट। लेकिन हेड ऑफिस कौन है? रांची। ऑनर मालिक क्या बैठा हुआ है? तो रांची में। ये यहीं से सारे ब्रांच को कंट्रोल करेगा। ये चाहेगा कि भाई जितनी जगह भी हमने ब्रांच खोल रखा है वो सबका प्रॉफिट या क्या वास्तु की स्थिति सबको ज्ञात करें। इसके लिए हेड ऑफिस क्या करता है कि सबका अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। ठीक है, रायपुर ब्रांच में क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, इसके हिसाब किताब, इसका अलग अकाउंट, इसका अलग अकाउंट। यानी एक हेड ऑफिस का डिफरेंट ब्रांचेज हो सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया। ठीक है, तो ब्रांच यह सारा एंट्री जो करना है किसे करते हैं? हम उसको सीखना क्या कि हेड ऑफिस कैसे एंट्री करेंगे। तो इस पर हम लोग बाद में आएंगे। ब्रांचेस का मीनिंग और हेड ऑफिस का मीनिंग क्लियर हो गया। अब आगे कि टाइप्स ऑफ ब्रांच, कि टाइप्स ऑफ ब्रांच क्या होता है भाई? यस, टाइप्स ऑफ ब्रांच टेस्ट पेपर। इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच वाला है क्या? डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, ये टाइप्स है। कैसे क्या क्या पढ़ा जाए। डिपेंडेंट ब्रांच क्या है? इस प्रकार की शाखाओं का माल बेचने के लिए मुख्य कार्यालय समय समय पर माल को बेचती रहती है। यहाँ डिपेंडेंट ब्रांच जो रहेगा वहाँ पर ये बिल्कुल रहेगा हेड ऑफिस पर डिपेंड। हेड ऑफिस को माल भेजेगा तो इस प्रकार का ब्रांच माल बेचेगा। ठीक है, इस प्रकार की ब्रांचेज का शाखाओं का संपूर्ण व्यय मुख्य कार्यालय द्वारा वहन किए जाते हैं। शाखा का जो भी खर्च होगा, मान लीजिए मैनेजर नियुक्त किए हैं, रेंट पर दुकान लिए हैं, तो ऑफिस खोल रखे हैं तो ऑफिस का रेंट हो गया, या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सारा एक्सपेंडिचर किसके द्वारा दिया जाएगा? ब्रांच के द्वारा दिया जाएगा। परंतु कार्यालय के निर्देशानुसार अपने माल का उधार विक्रय भी करती है। अगर हेड ऑफिस डायरेक्शन देगा कि भाई तुम उधार बेच सकते हो, क्रेडिट सेल कर सकते हो, तो क्रेडिट सेल भी करेंगे, अन्यथा केवल नगद सेल करेंगे। अतः ये शाखाएं अपने यहाँ न लाभ हानि खाता बनाते हैं और न ही विशेष लेखांकन करते हैं। इन ब्रांचों को कोई टेंशन नहीं है। इसका सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड कौन रखेगा? हेड ऑफिस रखेगा। ठीक है, इसलिए ना ही कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे और केवल ये कैश बुक रखेंगे, मैंने कितना माल बेचा है और हमने हेड ऑफिस को कितना पैसा भेजा है या मेरे पास से द्वारा कितना खर्च किया गया है। और डेटस की वही रखती है कि जो उधार बेचे हैं तो उसके बाद कितना मार्केट में क्रेडिट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच थोड़ा डिफरेंट होता है डिफरेंट ब्रांच से। इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है कि जिन संस्थाओं को या जिन शाखाओं को स्वयं माल क्रय करने और अपना लेखांकन कार्य करने की छूट होती है उसे हम स्वतंत्र शाखाएं कहते हैं। यानी कि इस प्रकार की शाखाएं, जो शाखाएं अगर हेड ऑफिस द्वारा माल न भेजा गया तो उसमें लोकल मार्केट से अपने से माल खरीद करके विक्रय करती है और सारा हिसाब किताब का लेखा जोखा स्वयं रखती है, यानी अकाउंटिंग कार्य करती है। ये इनको छूट दिया जाता है हेड ऑफिस द्वारा। इस प्रकार को हम लोग अकाउंट ब्रांच को इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। इन शाखाओं को मुख्य कार्यालय द्वारा तो माल तो भेजा ही जाता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर ये माल बाजार से क्रय कर लेते हैं एवं विक्रय कर लेते हैं, क्रय करके विक्रय कर लेते हैं। वर्ष के अंत में ये शाखाएं अपना तलपट बनाते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस और मुख्य कार्यालय को भेज देते हैं, जो कि हेड ऑफिस इसको इनकॉर्पोरेट कर लेती है बाद में। नेक्स्ट है फॉरेन ब्रांच, नाम से ये विदेशी शाखा। भाई जो शाखा देश से बाहर, अगर आप इंडिया में, अगर इंडिया से बाहर कोई ब्रांच खोले हैं तो विदेशी शाखा हो गई। स्वाभाविक सी बात है कि जो फॉरेन ब्रांच होगा वो नेचर में कैसा रहेगा? इंडिपेंडेंट ब्रांच के नेचर में रहेगा। क्लियर सी बात है। फॉरेन ब्रांच भी क्या करता है वास्तव में अपना ये सारा लेन देन विदेशी मुद्रा में करेगा और अंत में क्या करेगा कि सारा अपना डिटेल जो है ट्रांसलेट बना करके हेड ऑफिस को भेज देगा और हेड ऑफिस को इंडियन
करेंसी में डाइवर्ट कर कन्वर्ट कर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ओके, अब आइए मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे। मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है भाई? मुख्य कार्यालय की पुस्तक फिर से ध्यान दिलाने चाहेंगे हम कि सारा अकाउंटिंग प्रक्रिया में उसको अंत में हेड ऑफिस को ही सारा करना है, ठीक है। अपने आप को हेड ऑफिस मानकर ही सारे अकाउंटिंग कार्य करेंगे हम लोग। मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा के लिए 4 प्रकार से एंट्री किया जाता है। 4 मेथड आप कह सकते हैं। पहला मेथड है कौन? सिंपल मेथड या डेटर्स मेथड भी से कहते हैं। दूसरा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। तीसरा फाइनल अकाउंट मेथड और होलसेल ब्रांच मेथड, होलसेल ब्रांच मेथड। ये चारों प्रकार का प्रश्न 1 बाय 1 करके आप लोग क्लास में आप लोग को बताएंगे कि क्या होता है मेथड। तो थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी हम ले लेते हैं कि सिंपल मेथड या डेटर्स मेथड क्या है। वास्तव में जब शाखा का आकार बहुत छोटी होती है तब यह प्रणाली अपनाई जाती है। मतलब मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में केवल ब्रांच अकाउंट, कौन सा अकाउंट? केवल ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है, शाखा खाता बनाया जाता है, जिसमें क्रेडिट लाभ, क्रेडिट शो करेगा लाभ का और डेबिट शो करेगा हमको हानि का। अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट हो गया, डेबिट बैलेंस आएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। अतः इस विधि को हम लोग डेटर्स मेथड भी के नाम से जानते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, नॉट ऑब्लिक, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इस विधि के अंतर्गत कार्यालय की पुस्तकों ब्रांच स्टॉक अकाउंट, हिंदी लिखा हुआ है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, शाखा को भेजे गए माल का खाता गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट नंबर 2, शाखा डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट एंड लास्ट वन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, शाखा समायोजन खाता। ये बनाए जाते हैं 6 अकाउंट इसमें हम लोग प्रिपेयर करेंगे। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से कैसे प्रश्न को हल करते हैं और शाखा के अन्य संपत्तियों का भी खाता आवश्यकता अनुसार हम लोग ओपन कर सकते हैं। और थर्ड वन है फाइनल अकाउंट मेथड। इस विधि के अंतर्गत हेड ऑफिस की पुस्तकों में ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बनाया ही जाता है, परंतु ब्रांच अकाउंट भी बनाया जाता है। हम लोग ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे और साथ साथ ब्रांच अकाउंट भी बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य वो जानना होता है कि शाखा से हमको क्या लेना है या शाखा को क्या देना है, ये आपको स्पष्ट करता है। और लास्ट वन है होलसेल ब्रांच का, कौन है? होलसेल ब्रांच। इसके बारे में हम जानते हैं होलसेल ब्रांच अकाउंट में क्या है भाई? यह प्रणाली निर्माणकर्ताओं द्वारा उस समय अपनाई जाती है जब वो माल थोक व्यापारी को तो बेचती ही है, साथ ही साथ अपने शाखाओं के द्वारा भी उपभोक्ताओं को भी बेचती है। यानी अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो अपने भी सेल कर रहा है और ब्रांच को ही बेच रहा है, ये उस समय ये होलसेल ब्रांच अकाउंट हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए आज के क्लास में केवल हम यहीं तक बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कैसे एंट्री करेंगे इसमें आपको बताएंगे। और वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल टीच about the rules of the branch account and format of branch account. Okay, thanks for watching.